अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे हल्क़े अरबाब ज़ौक़। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है तरक्की पसंद तहरीक, इसके बाद है अंजुमन पंजाब को भी देखा है, दबिस्तानी लखनऊ और दबिस्तानी दिल्ली इन्हें भी देखा है, लखनऊ और दिल्ली का से जुड़े शोरा को भी देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में यूनिट 9 से भी एक प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप इसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम अमल में कब आया, इसके क्या मक़ासिद थे, इसके हल्क़े के क्या उसूल थे, इसके बाद यहाँ पे इसके कितने दौर हुए ये भी देखेंगे। इस हल्क़े से जुड़े हुए शोरा कौन कौन से हैं इनका थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ भी कराया गया है। कापी पेन लेकर बैठे, आपको ख़ास का हर सतर से क्वेश्चंस बनते हुए नज़र आएंगे। सारा कुछ आपको असल मतन से मिलेगा और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो अहमियत रखती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया और किस शहर में। तो ये क्वेश्चंस है 16 अक्टूबर 1939 को ये हल्क़े का क़याम अमल में आया और किस शहर में, ये लाहौर शहर में आया। अब हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से पहले इसका नाम क्या था, तो पहला नाम था इसका बज़्म दास्तान गोया या महफ़िल दास्तान गोया। इसके ये दो सवाल आपको देखने को मिल गए इसी ग्राफ से। इसके तहत अदबी नशिस्तें मुनक़िद होती थी जिनमें शेरी और अफ़सानवी अदब पर जदीद मग़रिबी तनक़ीदी तसव्वुरात के तहत बहस की जाती थी। इस बज़्म के गुरू में दिन ब दिन इजाफ़ा होता रहा और बाद में इस बज़्म का नाम क्या पड़ा, हल्क़े अरबाब ज़ौक़। अब आ जाएंगे हम तरक्की पसंद तहरीक और हल्क़े अरबाब ज़ौक़। ये दोनों तहरीकें एक ही दौर में क्या है मंजर आम पर आई, लेकिन इसमें अपने नज़रियात के एतबार से क्या है ये दोनों एक दूसरे की ज़िद थे। तरक्की पसंद तहरीक किस बात पर ज़ोर देती थी और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ किस बात पर ज़ोर देता था। तो तरक्की पसंद तहरीक अदब बराए ज़िंदगी पर ज़ोर देती थी और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ क्या है अदब बराए अदब पर ज़ोर दिया जाता है। तो सवाल बन सकता है कि अदब बराए ज़िंदगी पर कौन सी तहरीक ज़ोर देती थी, तो ये है तरक्की पसंद तहरीक। और अदब बराए अदब पर कौन सी तहरीक ज़ोर देती थी, तो ये है हल्क़े अरबाब ज़ौक़। तो ये अहम है, आपको दावा दलील में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस बन सकता है, ज़हन नशीन रख लें। अब यहाँ पे हल्क़े की बुनियाद रखने वालों में कौन कौन हैं, तो इनके नाम याद रखने इंतहाई ज़रूरी है। आपको ज़ुमरे में पूछा जा सकता है। तो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद रखने वालों में पहला नाम है हफ़ीज़ होशियारपुरी का, इसके बाद है शेर मोहम्मद अख्तर का, ताबिश सिद्दीक़ी का, मोहम्मद अफ़ज़ल का और सैयद नसीर अहमद शाह। ये क्या है आपको याद रखने हैं नाम कि इनका ये हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद रखने वालों में है या बुनियाद गुज़ारों में इनका शुमार होता है। ज़ुमरे में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे दिए हुआ है मीरा जी और नून मीम राशिद। जब हल्क़े अरबाब ज़ौक़ में मीरा जी और नून मीम राशिद शामिल हुए, इन दोनों ने मिलकर हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के अग़राज़ और मक़ासिद तय करने में अहम रोल अदा किया। अग़राज़ और मक़ासिद तय करने में किसने अहम रोल अदा किया, ये भी सवाल बन सकता है। तो ये है मीरा जी और नून मीम राशिद। इनके अलावा भी दूसरे हजरात थे। इसके बाद है मग़रिबी अदब के अलावा फ्राइड और यंग के नज़रिए से मुतासिर थे। अब यहाँ पे है फ्राइड और यंग के नज़रिए से कौन से हजरात मुतासिर थे, तो ये है नून मीम राशिद और मीरा जी, ये दोनों मुतासिर थे।
اس کے بعد دیے ہوا ہے میرا جی نے علامتی زبان پر زور دیا، موضوع کے برخلاف حیت کے تجربے کو اہمیت دی۔ یہاں پہ یہ بھی کوشچنس بن سکتا ہے کہ حلقے میں میرا جی کا اہم کردار رہا ہے اور انہوں نے کس بات پر زور دیا یا ان کا موضوع کیا تھا، تو انہوں نے علامتی زبان پر سب سے زیادہ زور دیا اور یہ کیا ہے، موضوع کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے بلکہ انہوں نے کیا ہے حیت کے تجربے کو اہمیت دی۔ کس نے؟ میرا جی نے۔ اس کے بعد ہے آزاد نظم کی بنیاد رکھنے والوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے میرا جی کا، اور غیر رسمی زبان کو انہوں نے فروغ دیا۔ میرا جی اور نون میم راشد کے علاوہ بھی حلقے ارباب ذوق کے مقاصد کو عام کرنے میں کس نے اہم رول ادا کیا، تو یہ ہے قیوم نظر، مختار صدیقی، یوسف ظفر اور ضیاء جالندھری۔ یہ تو نام یاد رکھنی ہے آپ کو، میرا جی، نون میم راشد، قیوم نظر، مختار صدیقی، یوسف ظفر اور ضیاء جالندھری۔ یہ 6 نام ایسے ہیں جنہوں نے حلقے کے مقاصد کو عام کرنے میں اہم رول ادا کیا اور سب سے زیادہ رول رہا ہے میرا جی اور نون میم راشد کا۔ لاہور کے بعد حلقے ارباب ذوق کی دوسری شاخ، یہاں سے بھی کوشچنس بن سکتا ہے۔ لاہور کے بعد حلقے ارباب ذوق کی دوسری شاخ کب قائم ہوئی تھی؟ 1941 میں، اور کس کی اما پر ہوئی تھی؟ ضیاء جالندھری کی، اور کہاں ہوئی تھی؟ تو دہلی میں ہوئی تھی۔ یہ لاہور کے بعد کہاں پہ دوسری شاخ کھلی تھی اس کی؟ یہاں پہ ہے 1941 میں ضیاء جالندھری کی اما پر، کہاں پہ؟ دہلی میں یہ قائم ہوئی تھی۔ یہ چیزیں یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کی نشست ہر ہفتے کیا ہے، انگلو عربک کالج میں ہوا کرتی تھی۔ کہاں ہوا کرتی تھی؟ دہلی میں جو حلقے ارباب ذوق کی شاخ کھلی تھی یا پھر قائم ہوئی تھی، تو وہ اس کی نشست ہر ہفتے کہاں ہوتی تھی؟ انگلو عربک کالج میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے تقسیم ہند کے بعد ملک و بیرونی ملک کے کئی شہروں میں اس کی شاخیں قائم ہو گئی اور اس کی تشہیر کے لیے رسالے بھی نکالے گئے ہیں۔ حلقے نے شعر و ادب کے جن تصورات کی بنیاد رکھی ہے، ان میں سے بعض تصورات کو نمائندہ ادیبوں نے بھی برقرار رکھا۔ موجودہ ادوار میں بھی کسی حد تک ان کی معنویت قائم ہے۔ اب حلقے ارباب ذوق کی تحریک کیا ہے؟ وہ تحریک تھی جو ترقی پسند تحریک کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ حلقے کا بنیادی مقصد تھا خارجی پہلو کو نظر انداز کر انسان کے باطن میں ہلچل پیدا کر دینے والی واردات کی تفسیر کو پیرائے اظہار عطا کرنا۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ حلقے ارباب ذوق کا بنیادی مقصد تھا خارجی پہلوؤں کو نظر انداز کر انسان کے باطن میں ہلچل پیدا کر دینے والے واردات کی تفسیر کو پیرائے اظہار عطا کرنا تھا۔ اس تحریک نے تخلیق کار کو لطیف دلی جذبات اور باطن کی پراسرار آواز کی خصوصیات کے ساتھ ظاہر کرنے کا فن عطا کیا ہے۔ یہ ہے اب حلقے ارباب ذوق کی تحریک کا بنیادی وصف یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کے حقیقی اثرات قبول کر انہیں ادب میں اس طرح پیش کیا جس طرح ایک انسان کی باطنی دنیا میں ابھار یا اتار چڑھاؤ اور ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ داستان گویا کا جو پہلا جلسہ ہوا تھا وہ اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو پہلا بزم داستان گویا کا پہلا جلسہ ہوا تھا 29 اپریل 1939 کو ہوا تھا، بروز شنبے کے دن، اور جناب کس کے صدارت میں ہوا تھا؟ تو یہ ہوا تھا حافظ صاحب ہوشیار پوری کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اور کون کون سے حضرات نے اس میں شرکت کی تھی یہ بھی دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ ہے جناب نسیم حجازی صاحب نے شرکت کی تھی، اس کے بعد ہے تابع صدیقی صاحب نے، فاضل صاحب نے، اور صاحب ہونا چاہیے
साहब, इकबाल अहमद साहब, मोहम्मद सईद साहब और अब्दुल गनी साहब, शेर मोहम्मद अख्तर साहब, इन हजरात ने क्या है शिरकत की थी। और नसीम हिजाजी साहब ने एक अफसाना पढ़ा था जिसका नाम है तलाफी, पढ़कर सुनाया और इसके बाद काफ़ी देर इसमें बहस मुबाहिसा हुआ और तनकीद का सिलसिला क्या है जारी हुआ। इसके बाद है अफसाना निगार ने उनके एतराज़ के जवाबात भी दिए हैं। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के अग़राज़ व मक़ासिद क्या थी? तो पहला मकसद इसका था हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का उर्दू ज़ुबान की तरवीज व अशात थी। दूसरा, नौजवान लिखने वालों की तालीम और तफरी, ये भी एक मकसद था इनका। और उर्दू लिखने वालों के हक़ की हिफाजत करना, ये भी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का मकसद था। उर्दू अदब व सहाफ़त के साजगार माहौल को साफ़ करना, ये भी क्या है हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का मकसद ही था। हजरात ने अग़राज़ व मक़ासिद के पैरवी के साथ साथ क्या है एक उसूल भी बनाए थे, उसूल व ज़वाबित बनाए थे। तो देख लेते हैं कि उनके उसूल और क्या ज़वाबित क्या थे। तो पहला उसूल इनका ये था कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का कोई भी क्या है मुस्तक़िल सदर नहीं होगा। मुस्तक़िल एक सेक्रेटरी होगा, क्या है एक सेक्रेटरी होगा और कोई भी सदर मुस्तक़िल सदर नहीं होगा। और रुकन बनने के लिए कोई चंदा या फ़ीस नहीं ली जाएंगी। हल्क़े का रुकन बनने के लिए चंदा या फ़ीस नहीं ली जाएगी। हर साल के लिए क्या है एक सेक्रेटरी चुना जाएगा, यानी साल में सेक्रेटरी को चुना जाएगा। और हल्क़े की रुकनियत महदूद रखी जाएंगी, लिमिट में रखी जाएंगी। और हल्क़े के अराकीन को ये इख्तियार होगा कि जिसको चाहे हल्क़े का रुकन बनाए, यानी इनसे जुड़े अराकीन जो भी है वो किसी और को भी इसका रुकन बना सकते हैं। लेकिन हल्क़े के इजलास में मर्द और औरत के लिए, यानी हल्क़े के जो भी इजलास होंगे वहाँ पर मर्द और औरत के लिए क्या है खुले होंगे, जिसको इजलास में शामिल होने की दावत दी जाएगी। इसके बाद हल्क़े का जलसा हर हफ्ते एक रुकन के घर पर होगा, मकान पर होगा। और उस जिसके भी मकान पर होगा उसके ज़िम्मे क्या है चाय पिलाना होगी। ये भी एक उसूल था। हल्क़े की हर नशिस्त में कुछ मज़ामीन और नज़में पढ़ी जाएंगी, जिनको सुनने के बाद क्या है उस पर तनक़ीद भी की जाएंगी, बेलाग तनक़ीद की जाएगी। और जो भी मज़मून निगार या शायर है उसको फ़र्ज़ होगा कि वो नाराज़ ना होकर खुशदिली से क्या है इनके एतराज़ात को सुने और उसका जवाब दिए। ये भी इनके उसूल में शामिल था। और हल्क़े की कार्रवाई को हद्दुल वसी मशहूर नहीं किया जाएगा, ये भी इनका एक उसूल था हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का। अब देख लेते हैं हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के कुछ क्या है अक़वाल है, इसे भी देख लेंगे। अक़वाल से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूनुस जावेद लिखते हैं हल्क़े अरबाब ज़ौक़ एक आज़ाद अदबी जमहूरी अदारा है और बहैसियत तंजीम इसका ताल्लुक़ किसी सियासी या मजहबी जमात से नहीं है। यानी हल्क़े का ताल्लुक़ सियासी और मजहबी जमात से नहीं है, बल्कि ये एक तंजीम है, ये ऐसा कहा है यूनुस जावेद ने। इसके बाद है सज्जाद बाकर रज़वी ने एक कौल दिया है, और कौल ये है हल्क़े अरबाब ज़ौक़ एक मुद्दत से अदबी खिदमात करता चला आया है। अदीबों की ये जमात मुल्क की वो जमात है जो अदब और सक़ाफ़त को परवान चढ़ाती रही है। ये कहा था, किसने कहा था? सज्जाद बाकर रज़वी ने कहा था। इसके बाद एक कौल है क़य्यूम नज़र का। इब्तिदा में इस अंजुम की रविश आम अदबी अंजुमनों की सी थी, लेकिन जब इसमें बाकायदा नक़द व नज़र का आगाज़ हुआ और तनक़ीद के जदीद उसूल हल्क़े की अदबी महफ़िलों के सामाईन के सामने आए तो हल्क़ा एक तहरीक की सूरत इख्तियार करने लगा। तो ये कहा था क़य्यूम नज़र ने कहा था। आइए आप देख लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ दौर है। तो इसके कुल कितने दौर हैं? 4 दौर हैं। तो इसमें ये अहम रखता है कि पहले दौर क्या था, नौयत का, तारुफ़ी नौयत का, और दूसरा दौर क्या है, तश्कीली नौयत का था। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है ज़ुमरे वाला भी। और दूसरे दौर में ही क्या है मज़ामीन पर तनक़ीद का सिलसिला भी शुरू हुआ। अब तीसरा दौर देख लेते हैं। तीसरा दौर खासा
طویل ہے۔ اس میں حلقے نے ایک منظم اور فعال تحریک کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ حلقہ جو ہے تو منظم اور فعال اور تحریک کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی پر بحث شروع ہوئی۔ اب پوچھا جا سکتا ہے کہ حلقے کے کس دور میں ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کی بحث شروع ہوئی ہے، یہ بھی سوال بن سکتا ہے۔ تو یہ تیسرے دور میں ہوا یہ۔ اس کے بعد یہاں پر اس دور میں نہ صرف شاعری نے ترقی کی بلکہ کیا ہے افسانے میں بھی واضح تبدیلی آئی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا یہاں سے تیسرا دور۔ اب چوتھا دور جو ہمارا ہے وہ ہے 47 سے 1967 تک کا دور ہے یہ چوتھا دور، اور اس دور میں میرا جی کی وفات ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حلقے کو ان کی وفات نے حلقے کو کیا ہے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہ کیا ہے حلقے کے مرکزی فعال شخصیت تھے، جس کی وجہ سے یہ حلقہ محروم ہو گیا اور اسی میں 2 حصوں میں بٹ گیا حلقہ۔ تو پہلا جو حصہ تھا حلقے ارباب ذوق سیاسی بول سکتے ہیں اسے، اور دوسرا جو ہے حلقے ارباب ذوق ادبی۔ ان 2 حصوں میں کیا ہے حلقہ بٹ گیا۔ تو کل کتنے 4 دور تھے، پہلا تعارفی تھا، دوسرا تشکیلی تھا اور تیسرا دور ہمارا اور چوتھا۔ یہ یاد رکھنے ضروری ہے کہ کس نوعیت کی یہ دور رہے ہیں اور اس میں کیا کیا اہم چیزیں ہوئی ہیں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا تعارف دیکھ لیں گے یہاں پر حلقے کے کچھ ادیبوں کا۔ تو پہلے ہیں مختار صدیقی۔ مختار صدیقی یہ اہم شعراء ہیں حلقے کے اور ان کا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں یہ، اور ان کے پیش رو میں میرا جی اور نون میم راشد بطور خاص ہیں، اور ان کی شاعری پر یہ دونوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، میرا جی اور نون میم راشد کے۔ مختار صدیقی کا نام اصل نام تھا، یہاں پہ یاد رکھیے اصل نام سے کوشچنس بن سکتا ہے۔ یہ ہمارے سلیبس میں تو نہیں ہے مختار صدیقی، لیکن یہ ہے یہاں پر حلقے ارباب ذوق کے شعراء میں، تو یہاں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کہیں سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو مختار صدیقی کا اصل نام ہے مختار الدین، اور ان کی پیدائش یاد رکھ لیں آپ کہاں ہوئی، یہ 1917 میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ سیالکوٹ میں۔ لڑک پن کیا ہے نہایت کم دن یہاں پر گزارے اور یہ سیالکوٹ چھوڑ کر کیا ہے گجرانوالہ آ گئے تھے اور سارا خاندان بھی یہیں مقیم رہا۔ یہاں پہ ان کا ایک شعری مجموعہ ہے جسے یاد رکھنا ضروری ہے، کیا ہے یہاں پہ منزل شب، کس کا ہے یہ مختار صدیقی کا ہے، اور کب شائع ہوا تھا تو یہ 1955 میں کیا ہے شائع ہوا ہے، یہ بھی کہاں سے لاہور سے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ خود سے پڑھ لیں کیونکہ ویڈیو خاصی لمبی ہو رہی ہے، تو آپ نیچے کا خود سے ہی پڑھ لیں، ویڈیو کو پاز کر اہمیت رکھتا ہے۔ اب دیکھ لیں گے یوسف ظفر۔ یوسف ظفر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پاکستان میں، اور میری ہے وہاں پہ ہوئی، اور اس کے بعد ان کی پیدائش کی تاریخ دیکھ لیں 1914 میں ہوئی، 1 دسمبر 1914 میں۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ غلام رسول تھا، اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ ان کے والد کا تجارت تھی۔ اتنا بھی کافی ہے، یاد کر سکتے ہیں۔ آگے پڑھنے کے لیے آپ کو یہاں نیچے ویڈیو کو پاز کر دیکھنا ہوگا۔ تو میرا جی کا اصل نام کیا ہے؟ ثناء اللہ ڈار۔ کس کا نام ہے؟ اصل نام ہے یہ ثناء اللہ ڈار، تو میرا جی کا۔ اب ان کی پیدائش کیا ہے؟ 25 مئی 1912 میں پیدا ہوئی ہے، 25 مئی کو، اور ان کا بچپن گجرات کاٹھیا واڑ میں گزرا، یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ علاقہ فطری حسن سے لبریز تھا۔ یہاں کی تہذیب دراصل ہندو مذہب کے زیر اثر پنوان چڑھی تھی، جس کے اثرات ہمیں کیا ہیں میرا جی کی شاعری میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں سے آپ اسے پڑھ لیں۔ اس کے بعد میرا جی کی ذہنی پرورش میں جدید مغربی علوم اور فکر مشرق کا دلچسپ امتزاج موجود تھا۔
जो इनकी शख्सियत को इनफरादियत अता करने में माविन साबित हुआ। अगरचे मीरा जी का लिबास, रहन सहन का तरीक़ा, शख्सियत इनकी क्या है पुरअसरार थी, मगर इनकी तबीयत का यही ख़ासा लोगों के क्या है अपनी तरफ मुतवज्जे करता था। लोग इनकी पुरअसरार शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हो जाते थे। मीरा जी के अहम अराकीन में से थे और काफ़ी उम्र रसीदा भी थे। इनका अदबी ज़ौक़ भी पुख्ता था, मुताला अमीक़ था, जो इनकी अज़मत का बाइस बना और वह हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के अहबाब में मरकज़ की निगाह से देखे जाते थे। और ये मीरा जी कब शामिल हुए थे हल्क़े अरबाब ज़ौक़ में, तो ये याद रखें कि 1940 में ये हल्क़े अरबाब ज़ौक़ में शामिल हुए। लेकिन इन्होंने इससे पहले शामिल होने से क़ब्ल भी ये क्या है अदबी दुनिया में मग़रिब और मशरिक़ के शुरा पर तनक़ीदी मज़ामीन का सिलसिला इन्होंने जारी कर दिया था। मीरा जी क्या कहते हैं देख लें। जो अदब ख़याल अफरोज़ होगा वो ज़िंदगी के हर शोबे में हमेशा हमें एक कदम आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगा। लेकिन अगर हम ज़िंदगी के वसअत को भूलकर वक्त के ख़त्मे से एक नुक्ते को लेकर जुज़ु कुल समझ बैठेंगे तो कुएं की मेंढक बनकर रह जाएंगे। इसके बरक्स अगर तरक्की पसंदी के सही मफ़हूम को मशाल बनाते हुए हम ख़याल अफरोज़ी को मद्देनज़र रखेंगे, ख़वाह वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हो, तो ज़हनी और जिस्मानी तौर में हमारी पसमानदगी का कोई सवाल ही ना पैदा हो सकेगा। ये कहा था इन्होंने मीरा जी ने। और ये इसका इब्तिदाइया है किसका 1941 की बेहतरीन नज़्म किसकी है। ये किताब पूछी जा सकती है कि 1941 की बेहतरीन नज़्म किसकी है, ये मीरा जी की है और वहीं से यह कौल है। अब नून मीम राशिद ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है। इनका पूरा असल नाम क्या था, नज़र मोहम्मद था और इनका तारीख़ी नाम आपको याद रखना होगा क्या है, क़िज़र उमर। ये इनका तारीख़ी नाम है और इनकी पैदाइश है 1 अगस्त 1910 में हुई और ये भी क्या है पाकिस्तान के ज़िले गुजरानवाला में पैदा हुआ। दिए हुआ है यहाँ पे। इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर पर ही हासिल की और नून मीम राशिद को उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी के अलावा अरबी, फ़्रांसीसी, हिंदी और रूसी ज़बान पर भी क्या है अबूर हासिल था। इनकी मैट्रिक हुई थी 1926 में और 1932 में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए की डिग्री हासिल की। राशिद की शायरी दरअसल दाखिली महसूसात की फ़िज़ाई शायरी है। राशिद का क्या है अपना एक लहजा है। इनकी शायरी की ख़ासियत यह है कि मुतहर्रिक मौसीक़ियत के पास इनकी शायरी का किरदार पाल पैकर की सूरत सामने आता है। राशिद का लहजा बुलंद और तनतना से पुर्द है और यही इनकी इनफरादियत के बाइस है। राशिद की ज़्यादातर नज़में फ़नी एतबार से मुकम्मल होती हैं। इनकी बाज़ नज़मों में तलख़ी, बाज़ में मशरिक़ी व मग़रिब के ज़हनी कशमकश में सियासी बसीरत और इंसानी मसावात का जो तसव्वुर सामने आता है वो उनके फ़हम व ज़का की देन है। तो ये देख लें आप। अब यहाँ पे ये चीज़ें अहमियत रखती हैं और पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम्स में। नून मीम राशिद के कितने शेरी मजमूए हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से? मारवा, ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमान का मुमकिन। इसे एक छोटी सी ट्रिक से देखो क्या है याद रखने के। मामू ईरान जाकर लाए गुमान। इस तरह की ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। मामू से या मावरा हो जा, ईरान से ईरान में जाकर छोड़ दे, ला से यहाँ पे ला इंसान और गुमान से गुमान का मुमकिन। तो इसकी तारीख़ देख ले। मावरा की है 1942। ईरान में अजनबी की तारीख़ है यहाँ पे 1955 और ला इंसान 1929 और गुमान का मुमकिन 1977। यहाँ पे ये देख लें। और इनका इंतकाल हुआ था 10 अक्टूबर 1975 को बरतानिया में। अब ये आगे खुद से देख ले आप। इसके बाद यहाँ पे दिए हुआ है
حلقے ارباب ذوق سے تعلق رکھنے والے کون کون ہیں؟ ضیاء جالندھری، ناصر کاظمی، شہرت بخاری، مختار صدیقی، منیر نیازی۔ یہ تو ہے۔ اب افسانہ نگار بھی ہے۔ حسن منٹو، الطاف فاطمہ، انتظار حسین، انور سجاد ہے۔ اور تنقید نگاروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ وحید قریشی، ریاض احمد، محمد حسن عسکری، وزیر آقا، سجاد باقر رضوی، انتظار حسین، مظفر علی سید یہ تھے، اور سعادت سعید یہ بھی تھے تنقید نگاروں میں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔